हाय एवरीवन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स जो चैप्टर नंबर 2 है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दिखने को मिल रहा है। जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, सभी व्यक्तियों की कुल आय। ऑप्शन नंबर बी में आपका है देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन नंबर सी में आपकी है सरकार की आय। और ऑप्शन नंबर डी में आपका है केवल उद्योग की आय। तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका क्या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे देखेंगे जो कि दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका देखने को मिल रहा है महालनोबिस ने। ऑप्शन नंबर बी में आपका दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर सी में आपका है रघुराम राजन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका है विश्व बैंक ने। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाए थे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपका है पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी में आपका है वेल्थ ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर सी में आपका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ऑप्शन नंबर डी में आपका है पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट ए आंसर होगा, जो कि पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ, राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में कौन करता है। ऑप्शन ए में आपका है योजना आयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी में आपका है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर सी में आपका है वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर डी में आपका है आरबीआई करता है। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोला जाता है, ये राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में करता है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो 5 आपका दिया हुआ है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी में आपका है जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर सी में आपका है ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट। और ऑप्शन नंबर डी में आपका है ग्रॉस डेवलपमेंट प्लान। तो यहाँ बिल्कुल जो करेक्ट आंसर आपका होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखेंगे, जीएनपी बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय। ऑप्शन नंबर बी में आपका है जीडीपी माइनस विदेश से शुद्ध आय। ऑप्शन नंबर सी में आपका है जीडीपी गुने आय। और ऑप्शन नंबर डी में आपका है जीडीपी भाग आय। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध आय। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है, एनएनपी का पूर्ण रूप है, यानी एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में आपका है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी में आपका है न्यू नेशनल प्लान। ऑप्शन नंबर सी में आपका है नेशनल नेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर डी में आपका है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर होगा 7 नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है एनडीपी का अर्थ है, यानी एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी में न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में आपका है नेट डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर डी में आपका है नन ऑफ दिस। तो जो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी में आपका है जीडीपी भाग कर का मतलब होता है टैक्स। ऑप्शन नंबर सी में आपका है राष्ट्रीय आय गुने जनसंख्या।
ऑप्शन नंबर डी में आपको है उत्पादन गुने कीमत। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, राष्ट्रीय आय भाग जनसंख्या। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है गरीबी और भारत में अब ब्रिटिश शासन किसने लिखा था। ऑप्शन ए में आपका गांधी जी है, ऑप्शन नंबर बी आपका है महान लोबिस है, ऑप्शन नंबर सी में आपका है दादा भाई नौरोजी है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है जवाहरलाल नेहरू। तो जो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो दादा भाई नौरोजी होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखेंगे, यानी 11 को देखेंगे। राष्ट्रीय आय मापने की पद्धति कौन सी नहीं है। ये ऑप्शन नंबर आपका जो 4 दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी जो है राष्ट्रीय आय मापने की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए आपका है उत्पादन पद्धति, ऑप्शन बी आपका है आय पद्धति, और ऑप्शन सी आपका है व्यय पद्धति, ऑप्शन नंबर डी आपका है मौद्रिक पद्धति। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मौद्रिक पद्धति, जो कि राष्ट्रीय आय को मापने का पद्धति नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 12 को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है, यदि राष्ट्रीय आय बढ़े और जनसंख्या तेजी से बढ़े तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा। ऑप्शन ए में आपका है घटेगी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी आपका है बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी आपका है समान रहेगी, ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका दिया हुआ है, अभी आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय में योगदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है कृषि है, ऑप्शन ए आपका है उद्योग है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका उद्योग दिया हुआ, ऑप्शन सी आपका सेवा है, ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका है इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, वर्तमान समय में सबसे अधिक योगदान राष्ट्रीय आय में किसका है। यहाँ पे आपका प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी आपका है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया हुआ है वो तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका खनन है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी जो द्वितीयक क्षेत्र इसको बोलते हैं हम लोग उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र ही बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो तृतीयक क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीयक क्षेत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, राष्ट्रीय आय का उपयोग होता है, किस लिए किया जाता है राष्ट्रीय आय का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है विकास मापने में, ऑप्शन नंबर बी आपका है आर्थिक नीति बनाने में, ऑप्शन नंबर सी आपका है देशों की तुलना करने में, ऑप्शन नंबर डी आपका है उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका दिया हुआ है, CSO का मुख्यालय है कहाँ है, नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी आपका मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई में है। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है, भारत की प्रति व्यक्ति आय स्तर है कैसा है। ऑप्शन ए में ऊंचा है, ऑप्शन बी में आपका नीचा है, ऑप्शन बी सी आपका जो है मध्यम है, ऑप्शन डी आपका जो है बहुत ही ऊंचा है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय स्तर जो क्या है बहुत ही नीचा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का संबंध है, किससे है, तो दोनों का सीधा संबंध है नहीं, ऑप्शन नंबर ई दोनों का उल्टा है, ऑप्शन नंबर सी है कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी स्थिर है। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का बिल्कुल सीधा संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, वास्तविक राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है। ऑप्शन ए स्थिर कीमत पर आधारित है,
ऑप्शन नंबर बी आपका है वर्तमान कीमत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी है विदेशी कीमत पर आधारित है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी स्थिर कीमत पर क्या है, आधारित है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका 20 यहाँ पे दिया हुआ है, नामपत्र राष्ट्रीय आय किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए वर्तमान कीमत पर, ऑप्शन नंबर बी आपका है स्थिर कीमत पर, ऑप्शन नंबर सी आपका है अंतर्राष्ट्रीय कीमत पे, ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वर्तमान कीमत पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कुल आय को, ऑप्शन नंबर बी घरेलू आय बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है सामाजिक आय बोला जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बोला जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी राष्ट्रीय आय को आप कुल आय भी बोल सकते हैं, घरेलू आय भी बोल सकते हैं और सामाजिक आय भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, आय पद्धति से राष्ट्रीय आय में क्या गिना जाता है। ऑप्शन ए मजदूरी गिनी जाती है, ऑप्शन बी आपका है ब्याज गिनी जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका है लाभ को गिना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को गिना जाता है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी को गिना जाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। व्यय पद्धति से राष्ट्रीय आय ज्ञात होती है। ऑप्शन नंबर ए कुल उपभोग एवं निवेश व्यय से, ऑप्शन नंबर बी केवल उपभोग से, ऑप्शन नंबर सी केवल निवेश से, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका जो है केवल सरकारी खर्च से। तो यहाँ पे जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कुल उपभोग या निवेश व्यय से। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया हुआ है, सकल राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए घरेलू आय प्लस विदेश से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर बी आपका है घरेलू आय माइनस विदेश से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी आपका है घरेलू आय गुने जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी आपका है घरेलू आय भागा जनसंख्या। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, घरेलू आय प्लस विदेश से प्राप्त आय। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपका है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय किसे दर्शाता है। ऑप्शन ए आपका है औसत आय को दर्शाता है, ऑप्शन बी कुल आय को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है व्यक्तिगत लाभ को दर्शाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी औसत आय को दर्शाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, राष्ट्रीय आय का पहला व्यस्तित्व अनुमान भारत में लगाया गया, किस लिए लगाया गया। तो ऑप्शन ए में राष्ट्रीय आय सीमित रहने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में है योजना आयोग ने लगाया था, ऑप्शन नंबर सी आपका है महानोबिस ने लगाया था, ऑप्शन नंबर सी आपका है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, राष्ट्रीय आय सीमित ने लगाया था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी भारतीय अर्थशास्त्र का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए गांधी जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है आत्मनिर्भर सेन को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है महानोबिस को कहा जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका दिया हुआ है, जब राष्ट्रीय आय बराबर जनसंख्या वृद्धि दर कौमा तब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। यानी कहने का ये मतलब है कि जब राष्ट्रीय आय बराबर जनसंख्या वृद्धि दर रहेगा तब प्रति व्यक्ति आय क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपका है प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी, ऑप्शन ए आपका है बढ़ेगा, ऑप्शन सी आपका है समान रहेगा, या फिर ऑप्शन डी आपका है दुगनी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समान रहेगी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा आता है।
किससे आता है, तो कृषि से आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका है उद्योग से आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सेवा क्षेत्र से आता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है खनन से आता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कहाँ से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, का आकलन होता है, किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए में आपका है देश के सीमा के भीतर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका है विदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है केवल उद्योग में होता है। तो जो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी देश की सीमा के भीतर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है उत्पादन पद्धति में किनका मूल्य जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अंतिम वस्तुओं का, ऑप्शन नंबर बी आपका है मध्यवर्ती वस्तुओं का, ऑप्शन नंबर सी आपका है उपभोग की वस्तुओं का, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से सभी का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी अंतिम वस्तुओं का जो होता है मूल्य को उत्पादन पद्धति में जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय आय का उपयोग किस नीति में होता है। ऑप्शन ए आर्थिक नीति में होता है, ऑप्शन बी आपका है शिक्षा नीति में होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका है रक्षा नीति में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है सांस्कृतिक नीति में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्थिक नीति में राष्ट्रीय आय का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33 दिया हुआ है जीडीपी और जीएनपी का अंतर क्या है। ऑप्शन ए विदेश से आय को शामिल करना, ऑप्शन नंबर बी है विदेशी व्यय करना, ऑप्शन नंबर सी आपका है विदेशी व्यापार करना, ऑप्शन नंबर डी आपका है जनसंख्या। तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, विदेश से आय को शामिल करना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत में सबसे अधिक रोजगार लोगों को किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र में मिलता है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी है उद्योग क्षेत्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सेवा क्षेत्र में मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है खनन क्षेत्र में मिलता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है राष्ट्रीय आय में मूल्य संवर्धन किससे निकाला जाता है। ऑप्शन ए अंतिम उत्पादन माइनस मध्यवर्ती उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है कुल उत्पादन गुने मजदूरी, ऑप्शन नंबर सी आपका है कुल उत्पादन भागा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अंतिम उत्पादन माइनस मध्यवर्ती उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे 36 को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय की कठिनाइयाँ नहीं हैं। ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन नंबर बी दोहरी गणना, ऑप्शन नंबर सी आपका है समानता, ऑप्शन नंबर डी आपका है असंगठित क्षेत्र। तो जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, यानी समानता। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। ऑप्शन ए है कम प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी है उच्च प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी है अधिक निर्यात, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कम प्रति व्यक्ति आय। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है 38 देखेंगे। ग्रीन जीडीपी क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका देखने को मिल रहा है पर्यावरण को ध्यान में रखकर जीडीपी, ऑप्शन नंबर कृषि जीडीपी, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया वो कृषि जीडीपी है, ऑप्शन नंबर सी आपका है उद्योग जीडीपी, ऑप्शन नंबर डी आपका है सेवा जीडीपी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होगा ए, जो कि आपका पर्यावरण को ध्यान में रखकर क्या करना है, ग्रीन जीडीपी दर्शाता है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर जीडीपी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे दिया हुआ है, जीडीपी डेफोलेटर क्या है? ऑप्शन ए मूल स्तर मापने का उपकरण है, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन बढ़ाने का साधन है, ऑप्शन नंबर सी है कर लगाने का साधन है यानी टैक्स लगाने का साधन है, ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मूल स्तर मापने का एक क्या है, उपकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है कि भारत में राष्ट्रीय आय मापन की कठिनाइयाँ हैं। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है असंगठित क्षेत्र बड़ा होना, ऑप्शन नंबर डी आपका है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हो दोहरी गणना, ऑप्शन नंबर सी आपका है सटीक आंकड़ों की कमी, ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ कि वास्तविक राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए आपका देखने को मिल रहा है नाम पत्र आय भागा मूल सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी आपका देखने को मिल रहा है नाम पत्र आय गुने मूल सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी आपका है यहाँ पे नाम पत्र आय माइनस कर, ऑप्शन नंबर डी आपका है नाम पत्र आय प्लस कर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नाम मात्र आय भागा मूल सूचकांक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 जो आपका देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 है आय कर राष्ट्रीय आय का हिस्सा है या नहीं है, यानी बताना है कि जो आय कर है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है या नहीं है। ऑप्शन ए में आपका हाँ या है, ऑप्शन बी में आपका है नहीं है, ऑप्शन बी में सी आपका जो है कभी कभी, ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आप बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आय कर जो है राष्ट्रीय आय का हिस्सा क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है किस पद्धति से किसानों की आय मापी जाती है? ऑप्शन ए उत्पादन पद्धति से, ऑप्शन नंबर बी आय पद्धति से, ऑप्शन नंबर सी आपका है व्यय पद्धति से, और ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी उत्पादन पद्धति से किसानों की आय मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे दिया हुआ है किस पद्धति से सरकारी कर्मचारियों की आय मापी जाती है? ऑप्शन ए उत्पादन पद्धति से, ऑप्शन नंबर बी आपका है आय पद्धति से, ऑप्शन नंबर सी आपका है व्यय पद्धति से, ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आय पद्धति से सरकारी कर्मचारियों की आय मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया हुआ है मूल्य संवर्धन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अंतिम उत्पादन का मूल्य, ऑप्शन नंबर बी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, ऑप्शन नंबर सी आपका है दोनों का अंतर होता है, यानी कहने का ये मतलब है कि अंतिम उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य दोनों का अंतर यानी दोनों का माइनस होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका है मजदूरी होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी दोनों का अंतर होता है, अंतिम उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य दोनों का क्या होता है, अंतर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है? ऑप्शन ए अवैध गतिविधि का, ऑप्शन नंबर बी है कानूनी उत्पादन का, ऑप्शन नंबर सी आपका है सेवा क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी आपका है कृषि उत्पादन का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट ए आंसर होगा, यानी अवैध गतिविधि को राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग 46 क्वेश्चन तक बिल्कुल सॉल्व कर लिए हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 है कि वास्तविक आय का महत्व है क्योंकि यह क्रय शक्ति बताती है, ऑप्शन नंबर ए है यह क्रय शक्ति बताती है, ऑप्शन नंबर बी आपका है यह केवल उत्पादन बताती है, ऑप्शन नंबर सी है यह केवल खर्च बताती है, ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी यह क्रय शक्ति बताती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना की समस्या क्यों आती है?
क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपको देखने को मिल रहा है मध्यवर्ती वस्तुओं को बार बार गिनने से। ऑप्शन नंबर बी आपका है मजदूरी को बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर सी है उत्पादन को घटाने से। ऑप्शन नंबर डी आपका है कर को घटाने से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए करेक्ट होगा, यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को बार बार गिनने से। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 आपका है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे तेज वृद्धि किस क्षेत्र में हो रही है, यानी जो भारत का राष्ट्रीय आय है वो सबसे ज़्यादा विकसित कौन सा क्षेत्र हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका है उद्योग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी आपका है खनन क्षेत्र। तो जो यहाँ पे आपका जो 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, सेवा क्षेत्र जो ज़्यादा विकसित क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय आय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए विकास स्तर मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका है राज्य की तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी आपका है योजनाओं को बनाना। ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, या इनमें से सभी।